हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। जैसा कि आपका एग्ज़ाम अभी हो गया है इसका, तो देख ले एक बार आंसर आप मैच कर ले। ठीक है, प्रश्न तो आप सबने पढ़ा ही है, देख ले क्या क्या है, उसके बाद हम लोग उत्तर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, तो बापू पाठ्य पुस्तक के रचनाकार का क्या नाम था। तो ये आप सबने सही किया होगा, क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, उसके बाद टू में क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ग नंबर, बापू काव्य पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो बापू काव्य प्रकाशन कब हुआ, 1948 में हुआ। ठीक है, घ नंबर में क्या है, पारिभाषिक शब्दावली कुछ समस्याएं, लेखक का नाम क्या है। पारिभाषिक शब्दावली कुछ समस्याएं के लेखक का नाम क्या है। तो क्या है भाई, तो भोलानाथ तिवारी है। ठीक है, क्या है, भोलानाथ तिवारी। ओके, उसके बाद अंगा में क्या है, बापू काव्य संग्रह में बापू को समर्पित कितनी कविता है। तो कितनी है, बापू काव्य संग्रह में बापू को समर्पित कविताएं की संख्या स्पष्ट नहीं है। ठीक है, कितना है टोटल ये स्पष्ट नहीं, क्योंकि यह अपने आप ही बापू को समर्पित का दीर्घ कविता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना हुआ होगा, आपने किया ही होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, बापू काव्य की समीक्षा करते हुए उसमें अंतर्निहित कवि के उद्देश्य पर प्रकाश डाले। तो समीक्षा करते हुए क्या बताना है कि क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता बापू महात्मा गांधी के विराट व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा को समर्पित एक महत्वपूर्ण काव्य है। ठीक है, ये किसको समर्पित है, तो हमारे महात्मा गांधी जी को। गांधी के आदर्शों का चित्रण है। इस काव्य में दिनकर ने गांधी जी के त्याग, तपस्या, सादगी और अहिंसा के सिद्धांतों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि वो कैसे, उनका जीवन, उनका आदर्श क्या था। ठीक है, उसके बाद क्या है, राष्ट्र चेतना का उद्देश्य। दिनकर ने इस कविता के माध्यम से भारतीय मानस में गांधी जी के प्रति सम्मान और उनके आदर्शों को जीवित रखने का उद्देश्य रखा। उसके बाद थर्ड में क्या है, जन कवि पर प्रभाव। कवि ने यह दिखाने का प्रयास किया है किस प्रकार गांधी जी ने अपने विचारों से साधारण जनजीवन में क्रांति ला दी। ठीक है, जो एकदम ऐसे नहीं कि सबको उठाना है, सबको हथियार, वो क्या करते थे, ऐसे ही जन जो नॉर्मल लोग हैं, उनके अंदर भी क्रांति पैदा कर दिए थे, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और जो गांधी जी को गाली देते हैं ना, वो गांधी जी के बारे में कभी पढ़े ही नहीं है। ये जो फेसबुक के और इंस्टाग्राम वाले लोग ही गाली देते हैं। चलिए, गाली नहीं देते हैं मतलब उनका सम्मान नहीं करते हैं। चलिए, ख नंबर, पारिभाषिक शब्दावली की समस्या की विवेचना कीजिए। तो पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में कई समस्याएं थी, इसको बनाने में कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। क्या क्या आते हैं, तो पहला, समानता का अभाव। क्या है, समानता का अभाव। हिंदी में पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए एक रूपता की कमी है। दूसरा क्या है, अनावश्यक संस्कृतिकरण। ठीक है, मतलब अननेसेसरी क्या हो गया, संस्कृतिकरण। शब्दों का अत्यधिक संस्कृतिकरण आम लोगों के लिए समझने में कठिन हो जाता है। अब हम लोग बचपन में 5 तक पढ़े रहते हैं संस्कृत, उसके बाद तो भूल जाते हैं, तो आम लोगों के लिए क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते उसका अर्थ। आधुनिक विषयों का अभाव। विज्ञान, प्रौद्योगिकी संबंधी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना एक चुनौती है। उसके बाद शब्दों का सटीक अनुवाद। कई बार विदेशी शब्दों का सटीक हिंदी अनुवाद नहीं मिल पाता है, ये भी एक समस्या है। उसके बाद क्या है, निर्माण और प्रयोग में अंतर। शब्दावली का निर्माण तो होता है, लेकिन उसका कार्य कलियों में प्रयोग कम होता है। निर्माण तो हो जाता है, लेकिन प्रयोग क्या होता है, कम होता है। उसके बाद ग नंबर देखिए, बापू काव्य का सारांश लिखिए। तो क्या है भाई सारांश इसका, तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित बापू कविता महात्मा गांधी जी के जीवन, आदर्शों और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को प्रस्तुत करती है। किसको करती है, तो उनके गांधी जी के जीवन के बारे में, उनके आदर्श क्या थे, उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान थे, ये सब क्या करती है, प्रस्तुत करती है।
गांधी जी के व्यक्तित्व का वर्णन है। कविता में गांधी जी के दृढ़ निश्चय, त्याग और साहस का मार्मिक वर्णन है। उसके बाद अहिंसा और सत्य की महत्ता। दिनकर ने इस काव्य में गांधी जी की अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों की शक्ति को दर्शाया है। कैसे बिना कुछ वॉर किए कैसे स्वतंत्रता दिलाने में इनका योगदान रहा है कि नहीं। आज़ादी का श्रेय। इस कविता के माध्यम से दिनकर ने दर्शाया है कि भारत की आज़ादी का श्रेय गांधी जी के संघर्ष को जाता है। ठीक है। घ नंबर में क्या है, तकनीकी हिंदी का वर्तमान अवस्था पर प्रकाश डालिए। तो क्या है, तकनीकी हिंदी का प्रयोग अब सरकारी कार्यालयों, विज्ञान, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है। उपलब्धता में प्रयोग। कई सरकारी वेबसाइटें, सॉफ्टवेयर और तकनीक दस्तावेज हिंदी में उपलब्ध है। उसके बाद क्या है, प्रसार की चुनौतियाँ। तकनीकी हिंदी के प्रसार में मानकीकृत शब्दावली का अभाव और अंग्रेजी पर निर्भरता जैसी चुनौतियाँ हैं। भविष्य की संभावनाएं क्या है भाई, तो स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने से तकनीकी हिंदी का गति को विकास को गति मिलेगी। अंगा नंबर, कार्यालय हिंदी के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो क्या है भाई कार्यालय हिंदी का महत्व, तो देखिए कार्यालय हिंदी का महत्व सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में बढ़ गया है। राजभाषा का अनुपालन। राजभाषा होने के कारण सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट क्या है, सरकार संचार में सुगमता। हिंदी के प्रयोग से सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक आसानी से पहुंचती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा क्या है, प्रशासनिक दक्षता। हिंदी के प्रयोग से प्रशासनिक कार्य में दक्षता आ जाती है। राष्ट्रीय एकता। कार्यालय हिंदी का प्रयोग राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है। उसके बाद हमारा क्या है, च में व्यावहारिक हिंदी। चलिए च में क्या है, व्यावहारिक हिंदी का इसमें आपको विशेषताओं में प्रकाश डालना है। ठीक है, तो चलिए व्यावहारिक हिंदी का वह हिंदी है जो दैनिक जीवन के कार्यों में उपयोग की जाती है। क्षेत्रों में उपयोग कैसा है भाई, तो इसका प्रयोग बैंकिंग, पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क में होता है। उसके बाद सरलता और स्पष्टता। व्यावहारिक हिंदी सरल और स्पष्ट होती है। फिर क्या है, प्रभावी संचार। यह प्रभावी संचार का माध्यम है। उसके बाद रोजगार में महत्व। व्यावहारिक हिंदी का ज्ञान रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम का आप तैयारी कीजिए।